अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जो सिलसिला शुरू हुआ था अदालत उज़्मा में सदारती रेफरेंस दायर करने से, वो अब ख़त्म हुआ वज़ीर आज़म के एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने के बाद। अब इसके बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई बार कोशिश की कि सेनेट में इंतखाबात अगर हों तो उस तरह की शफाफियत से हों जो कि शायद रुकन असम्बली, रुकन सेनेट की आज़ादी को शायद महदूद तो करे, लेकिन ये ज़रूर पता चले कि क्या आपने पार्टी के कहने के मुताबिक अपना वोट दिया कि नहीं। लेकिन उसमें बहुत बड़ी हार देखने को मिली। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ना सिर्फ कामयाब हुए हफीज़ शेख साहब की नशिस्त पर, लेकिन साथ में हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत सेनेट में बरकरार रही। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि अगर मेरे अपने अराकीन की अक्सरियत मुझ पर एतमाद ना करे तो मैं हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठ जाऊँगा, लेकिन मैं तब भी इन तमाम सियासी क़ुव्वतों को NRO नहीं दूँगा। जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था वो सियासी क़ुव्वत नहीं था। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कहना है कि PTI बुरी तरह नाकाम हुई और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का उस नशिस्त पर कामयाब होना ये बताता है कि वो अपना मैंडेट खो बैठे हैं। और आर्टिकल 91(7) की रोशनी में ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि सदर पाकिस्तान के करीब भी वज़ीर आज़म अक्सरियत का एतमाद खो बैठे हैं। PTI का कहना है कि अगर एक दिन में ये कोई शक था तो अगले दिन इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से ये भी शक दूर हो गया और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 22 साल तवील जदोजहद जारी रहेगी। शराजी साहब, ये तमाम इशूज़ तो आपने अपने सामने देखे सर, लेकिन इस पर होन इन करें और पंजाब सूबे पर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच इज़ ऑन एन अप स्विंग सर, उनका अब कहना है कि हम पंजाब असम्बली में भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, तहरीक अदम एतमाद चलाएंगे और उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत पर इस तरह की कार्रवाई करेंगे। किस तरह देखते हैं सर, पंजाब जहां रेजर थिन अक्सरियत है PTI की? मेरा ख्याल में जो सियासी तौर पे एक फ़ैसला हुआ है ये बड़ा एक दानिशमंदाना है। गोया कि पंजाब के बारे में कहा जाता है कि सियासी हवाले से मेन बैटल फील्ड है, गोया कि बुनियादी मैदान जंग के तौर पे तस्वर होता है पंजाब। और पंजाब पे अगर आपने फ़तह हासिल कर ली तो इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान फिर आपके हाथ में होता है। तो उस हवाले से तो कोई बुरी स्ट्रेटजी नहीं है। और ऐसे में कि जब वहाँ पे जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब, उनके ऊपर तनकीद सिर्फ अपोजिशन नहीं कर रही बल्कि ख़ुद PTI के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं जिनमें हमें ये नज़र आता है कि ख़ुद PTI के लोग खान साहब की सिलेक्शन से कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं। तो मेरा ख्याल में जो PDM ने फ़ैसला किया है कि अगर इस हुकूमत को गिराने की इब्तिदा करनी है तो क्यों ना वो पंजाब से की जाए। और पंजाब में एक और बात भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है असद, कि वहाँ का जो इत्तेहादी है जिनकी वोटों के बलबोते पे वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खड़ी है और वो है मुस्लिम लीग काफ, तो कहीं ना कहीं वो भी देखा गया है कि खान साहब से नाराज़ नाला नज़र आ रहे हैं। तो लगता ही है कि वहाँ पे अगर एक अच्छा होमवर्क कर लिया जाए और जिस तरह वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी एक तरह से स्ट्रेंथ मौजूद है, तो उन्हें लगता है कि वहाँ से अगर इब्तिदा होगी तो वो सक्सेसफुल भी होगी। और लगता ही है कि वहाँ से कुछ PTI के लोग भी उनको शायद उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाएं, अगरचे ये डिफेक्शन क्लास वहाँ पे एक्टिव हो जाएगी जब वो इस तरह का को वोट देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। इब्तिदा इस हुकूमत को गिराने की पंजाब से होनी चाहिए और यही वजह है कि आज के दिन अगरचे एक कोशिश हो सकती थी मरकज़ में भी, और जिस तरह हमने कल के प्रोग्राम में भी बात की थी खुर्रम दस्तगीर साहब से कि लोहा बड़ा गर्म था और आप समझते हैं कि 16 अरकान ने अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है तो वो खान साहब के ख़िलाफ़ भी जा सकते थे, आप भी तहरीक अदम एतमाद ला सकते थे। लेकिन उनका ख्याल ये है कि नहीं, पंजाब से उससे पहले एक मोमेंटम बनाना चाहिए, एक रोड पे आके गोया कि 26 मार्च से जो लॉन्ग मार्च शुरू कर रही अपोजिशन, उसको आके कहीं 30 मार्च में इस्लामाबाद में अंदर एक आके एक बहुत बड़ा पावर शो किया जाए। और उसके बाद खुद जो PTI के रैंक्स के अंदर वो लोग हैं कि जब फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अगर ये हुकूमत गिरती है या 2023 में इलेक्शन भी होते हैं तो उन्होंने एक नई पोजीशनिंग लेनी है, तो फिर उन लोगों को भी कन्विंस करने में आसानी होगी कि जब इतना बड़ा पावर शो होगा
तो उसके बाद साहब आपकी फिर इजाज़त के साथ ज़रा सुन लेते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने क्या कहा और इस पंजाब में इसका क्या जिक्र किया, ज़रा सुन लेते हैं। पंजाब को बचाना चाहिए। हम कब अदम एतमाद और कहाँ अदम एतमाद या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले हैं। एक एक वोट का पता है, एक एक MNA का पता है। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ है। तो शराजी साहब, ये जो आपने अभी सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात, इस पर सर क्या राय रखते हैं ज़रा, और फिर मैं इसको ज़रा आगे बढ़ाना चाहूँगा, वफाक तक भी इस बात को लेके जाना चाहूँगा, क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इस मामले में होमवर्क किया है, और इससे पहले कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिलक्टेंट थी। ये मंसूबा, ये हिकमत अमली पहले भी थी कि जब इस्तीफ़े देने के से पीछे हटी है PDM, और फैसला ये हुआ था कि इन हाउस टफ टाइम दिया जाए तहरीक इंसाफ को और तहरीक अदम एतमाद की कोशिश की जाए, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी यही बात बार बार कर रही थी। जो हमने बात की है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से कि नून लीग से ये कहा गया था कि बेहतर ये हो गया आप एक तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ पंजाब के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त शायद मरीम नवाज साहबा भी इस हवाले से थोड़ी सी या तो रिलक्टेंट इस हवाले इसलिए थी कि शहबाज शरीफ साहब क्या फ़ैसला करते हैं, हमजा शहबाज क्या फ़ैसला करते हैं, क्या पार्टी के अंदर भी इस हवाले से कोई कॉन्सेंसस पाया जाता कि नहीं। अब मेरे ख्याल में हमजा शहबाज साहब भी जेल से बाहर आ गए हैं, उनके साथ भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मीटिंग्स होंगी, तो लगता ये है कि अब इस हवाले से कॉन्सेंसस खुद नून लीग के अंदर भी बन गया है। और जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को एंगेज किया जा रहा है, तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि इब्तिदा पंजाब से होगी और बेहतर अंदाज में होगी। तो इस हवाले से मेरा ख्याल में अब तहरीक इंसाफ को भी फिक्र लाहक होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं हैं। खुद नून PTI के अंदर बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा है पिछले अरसे में कि कुछ लोग जाके मुलाकातें भी उन्होंने की हैं। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। अगर बुज़दार फैक्टर पे अगर हम बात करना चाहें तो आप खुद जानते हैं शराजी साहब, बल्कि आप इस शो पर कह चुके हैं, पहले बुज़दार साहब के बारे में कहा जाता था कि जी ये नॉन सियासी बैकग्राउंड तो आप नहीं कह सकते, बहुत देर से सियासत में हैं, लेकिन काफ़ी एक कॉमन मैन वाला एलिमेंट दिया था PTI ने कि हमने एक ज़मीन के आदमी को बनाया है वज़ीर आला पंजाब, और ये एक बहुत बड़ी जीत है पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए। लेकिन सिराजी साहब, बुज़दार साहब का एक सियासी बैकग्राउंड हमेशा से था, और उससे पहले भी अगर आप देखें तो वो कोई PTI के प्योरिस्ट नहीं थे कि PTI के कारकुन थे, फिर उसके बाद मिड टीयर लीडर बने और फिर उसके बाद वज़ीर आला बने। इससे पहले तो जो पिछला इंतखाब था वो तो बुज़दार साहब ने PTI की जानिब से तो लड़ा भी नहीं था सर, वो तो 2018 में फिर शामिल हो गए थे, और जनूबी पंजाब जो ये तहरीक चली थी जिसके सरबराह खुसरो बख्तियार साहब थे, उसमें शामिल होते हुए फिर वज़ीर आला पंजाब बन गए। अब आपने ये भी ठीक जिक्र किया कि विद इन PTI दराड़े हैं सर, और उनमें से आपको बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि उस्मान बुज़दार साहब के हक में हो। तो ये जो बुज़दार फैक्टर है शराजी साहब, मैं आपसे ज़रा पुट करना चाह रहा था दो सवाल कि अव्वल तो बुज़दार साहब की यूटिलिटी क्या है, और आपके करीब पिछले 2.5 साल में बुज़दार साहब की कारकर्दगी कैसी रही है? देखें, आज की तकरीर में भी खान साहब ने अपने 2 चीफ मिनिस्टर का जिक्र किया है, तो उनके क्रेडिट पे चीज़ें क्या हैं, गोया कि एक वज़ीर आला ने अपने सूबे में तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिए हैं, और दूसरा वो करने जा रहा है। और ये दोनों जो आइडियाज़ हैं या जो दोनों मंसूबे हैं, ये तो खान साहब के मंसूबे हैं, गोया कि इसमें बुज़दार साहब का विजडम तो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो फिर आप अगर एक पसमानदा इलाके से किसी शख्स को लेके आए थे जिनके बारे में आपका कहा था कि उनके घर में बिजली का मीटर भी नहीं है, अगरचे उन्होंने 2013 का इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ा और 2018 के इलेक्शन में 3 माह पहले वो PTI का हिस्सा बने, उससे पहले वो आपके नज़रियाती कारकुन हरगिज़ नहीं थे। बड़े अच्छे लोग आदमी होंगे, बड़े शरीफ आदमी होंगे, उनके ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन पंजाब को चलाने के लिए सिर्फ शरीफ होना, नेक होना
और नीट एंड क्लीन होना काफ़ी नहीं है, एक विजनरी आदमी चाहिए आपको वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह के फुटप्रिंट्स वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब पिछले 10 वर्षों में छोड़ के गए हैं, आपने उससे 2 कदम आगे जाना है। गोया कि वहाँ पे जिस तरह की गवर्नेंस उन्होंने की है उससे आपने 2 कदम आगे जाना है। तो उसके लिए तो आपको बला का एक ज़हीन आदमी चाहिए था कि जो वहाँ पे खुद पार्टी के अंदर लोगों को बेस्ट वे में जेल इन करके रखता, एंगेज करके रखता, रादर आपके जो इत्तेहादी है उनको भी बड़ा मजबूत पकड़ के रखता, बजाय आपको इस्लामाबाद से बैठ के सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जब भी नाराज़गी हो तो आपको लाहौर जाना पड़ता है, बल्कि आप तो हर हफ्ते जाते हैं और जाके आप वो कहते हैं ना हेडमास्टर की तरह पूछते हैं कि हाँ भी क्या क्या किया आपने। डेविल्स एडवोकेट सर, अगर आप ह्यूमर करेंगे तो जरा कर लें जरा डेविल्स एडवोकेसी। तो देखिए ना सर, ये जो ओहदा है ये भी एक बहुत मुतनाज़ा किस्म का ओहदा है, एक बहुत ख़तरनाक किस्म का ओहदा है। गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब चाहे हों वज़ीर आला पंजाब, और जब गवर्नर थे तो मिराज खालिद साहब को भी ज़्यादा देर उन्होंने फंक्शन नहीं करने दिया था। फिर अगर आगे चलें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो पहले तो जुनेजो हुकूमत में रुकावटें खड़ी की और फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सामने एक दीवार की तरह खड़े हो गए और उनको पंजाब से बाहर रखा। और फिर वही मियाँ साहब सर जब वफाक तक पहुँचे तो उन्होंने परवेज़ इलाही को उसी वजह से वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने दिया। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ शराजी साहब कि एक वाज़ेह ख़तरा नहीं है किसी भी इलेक्टेड वज़ीर आज़म को कि अगर हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब कोई एक नॉन बुज़दार हों तो हमें ना सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ देखना होगा लेकिन पंजाब की तरफ भी देखना होगा, जो कि वैसे तो हमारा एक बैस्टियन होना चाहिए। सही सही, बिल्कुल आपने ये जो मिसालें गिनवाई हैं आपने ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि माइंडसेट तो वही है जो नवाज शरीफ साहब का था या माजी के दीगर सियासतदानों को था। तो खान साहब अपने आप को फिर तब्दीली के स्लोगन के साथ तो एसोसिएट ना करें ना। इसका मतलब है कि आप उसी माइंडसेट के साथ इस मुल्क को पुरानी करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको इंतहाई कमज़ोर आदमी कि यस बॉस चाहिए, जिसका अपना कोई थिंकिंग ना हो, जिसके अपने को आइडियाज़ ना हो, कोई ऐसा आदमी ना हो कि जो बेस्ट में परफॉर्म करके तो वो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर कहीं अपने आप को विजिबल कर दे। तो फिर ऐसा ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई को, क्योंकि पहली बार हुकूमत में आई है, पहली बार आपको मरकज़ भी मिला है, पहली बार आपको पंजाब जैसा मेन बैटलफील्ड मिला है, तो अगर आपने वहाँ पे अपने कब्जे को मुस्तहकम करना है और आपकी फ्यूचर प्लानिंग है कि आपने अगले 5 साल में भी इलेक्शन जीतना है और पंजाब में हुक्मरानी करनी है और उसी के बलबूते पे पूरे मुल्क पे हुक्मरानी करनी है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको उस मॉडल पे नहीं जाना चाहिए था जिस मॉडल पे नवाज शरीफ साहब या कोई और चलता रहा है। इस तरह तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वहाँ पे बेहतर अंदाज में अपने आप को मुस्तहकम कर पाएंगे और अगले इलेक्शन के लिए भी अपने लिए राह हमवार कर पाएंगे। आपके सामने है, पार्टी के अंदर से जब आवाज़ें उठेंगी तो फिर आप किसी मुखालिफ को क्या कहेंगे कि वो क्या कह रहा है, जब पार्टी के अपने लोग उनको डिसोन कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हिकमत अमली को दुरुस्त थी और आप मरकज़ से बैठ के पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे थे। ना तो आपसे फिर पंजाब चल पाया है, ना आपसे मरकज़ पर चल पाया है। और आपने देखा है कि कल को जो इत्तेमाद का वोट लेने के वक्त आपके इत्तेहादी भी आपसे गिला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी एक कंप्रोमाइज पोजीशन में खान साहब चले गए हैं और ऐसे में हमें लगता है कि अपोजिशन को हौसला मिल रहा है, तो उनको ताकत मिल रही जो है। उनके अहम इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, और आपने देखा शराजी साहब कि हम ये 2-4 माह ये बयानियाँ सुनते रहे कि सेनेट में पैसा चलता है, नशिस्तें खरीदी जाती हैं, और ये बयानियाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा काफ़ी हद तक सुर्खरू हुआ जब अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने सबको इम्प्लिकेट कर दिया, जरदारी साहब को भी, नासिर शाह साहब को भी, कहा कि कहाँ से आप ये पैसे वसूल करेंगे। बट उसको ज़रा छोड़ के सर ये बयानिया शुरू में एक हद तक कमज़ोर हुआ था जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब में ही रहते हुए एक उनका बुनियादी किरदार था तमाम सीट्स को आगे पीछे करते हुए सब अनअपोज्ड आए, सब अनअपोज्ड खड़े हुए, सब अनअपोज्ड कामयाब हुए। आपने कुछ इस तरह की बात नहीं सुनी पंजाब में। अब अल्लाह जाने सर हकीकत क्या है, शायद उसी तरह की बदनवानी हुई हो, लेकिन जो कुछ फ़िलहाल वाज़े हुआ है वो यही है कि पंजाब में काफ़ी पेनलेसली वही लोग जो नामज़द हुए थे उन्हीं नशस्तों पर आए, अनअपोज्ड वो सेनेट तक रिटर्न हो गए। तो एक उस बयानिए के हवाले से सर बताइएगा, और साथ में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की अब बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं बढ़ गई शराजी साहब? अब तो उनके ख़िलाफ़ कोई नैब की भी बात नहीं करता। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे वो शायद मियाँ साहब के बारे में या पीपल्स पार्टी के बारे में भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे। अब वो वापस आ गए हैं इन अ बिग वे
कि अगर काफ लीग निकल जाए तो शायद हुकूमत की भी बारी आ जाए। क्या कहते हैं सर? नहीं, मेरा ख्याल में अगर सियासी तौर पे किसी ने सबसे ज़्यादा गेन किया है तो वाकई यही जमातें हैं और उसमें मुस्लिम लीग काफ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वहाँ से अनअपोज्ड लोग हैं और इस तरह की आवाज़ें भी नहीं उठ रही कि वहाँ पे कुछ पैसे चले हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो खान साहब के लिए सारे एपिसोड के अंदर एक सबक है कि आप अगर पॉलिटिकली किसी को एंगेज करते हैं तो उसका हमेशा कुछ फ़ायदा होता है, नुकसान हरगिज़ नहीं होता। और ये करके दिखाया है वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने। 7 नशिस्तें होते हुए उन्होंने कामिल लियाकत साहब को वहाँ से गोया के अपना एक सेनेटर मुंतखब करवाया है। आपको 35 वोट चाहिए ना, पंजाब असम्बली में कम अज़ कम आपको 35 वोट 33 वोट दरकार है अपना सेनेटर मुंतखब कराने के लिए। और काफ लीग ने अगर ये काम 7 नशिस्तों से करा लिया है तो क्या खान साहब इस पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे? ये कैसे मुमकिन हुआ है? बुनियादी तौर पर काफ लीग ने पीपल्स पार्टी को अंगेज किया है, जरदारी साहब को अंगेज किया है, उनको उस बात पर कन्विंस किया है कि आप अपने कैंडिडेट्स का नाम वापस ले लें ताकि यहाँ से लोग अनअपोज्ड आ जाएं। और फिर जरदारी साहब ने भी उनकी इस एंगेजमेंट को ऑनर किया है। सियासत में कोई फुल स्टॉप नहीं होता असद। आप अगर फुल स्टॉप लगा के बैठ जाएंगे तो फिर तो यही होगा कि नुकसानात आप ही झोली में पड़ेंगे जो पड़े हैं आपके। आप मरकज के अंदर भी आपका का सारा फोकस किस बात पे था? सुप्रीम कोर्ट में जाना, सदारती ऑर्डिनेंस लेके आना, एक लूला लंगड़ा बिल आपने पार्लियामान के अंदर पेश कर दिया। बट सियासी मैदान के अंदर आपने ना तो बेहतर हिकमत अमली बनाई, ना आपने किसी को एंगेज किया। उसका नतीजा क्या निकला कि सिंध में पीपल्स पार्टी अपने प्रोपोर्शन से ज़्यादा नशिस्त ले गई। 6 सेनेटर आने थे, वहाँ पे 7 लेके चले गए वो। और मरकज़ के अंदर जो आपका मेन कैंडिडेट था उसको उन्होंने शिकस्त दी आपके सामने और आप कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि आपका फोकस किसी और तरफ था। तो मैं समझता हूं कि खान साहब को चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ की अहमियत अब कई गुना बढ़ गई है और सोचना पड़ेगा कि जो आइडियाज़ और जिन मंसूबों को आप रियलिटी में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, एक तो ये है कि अब इत्तेहादियों को सुने बगैर मुमकिन नहीं होगा कि आप अपनी हुकूमत को कायम रख सकें। दूसरा कि पार्लियामान के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज करना पड़ेगा। खान साहब क्यों भूल जाते हैं कि अगर आप आइन के अंदर कोई तरमीम लेके आएंगे तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है। और 2/3 मेजॉरिटी उस वक्त बनेगी कि जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस को, गोया अपोजिशन को भी आप एंगेज करेंगे। डिसएंगेजमेंट के जरिए आप चलना चाहते हैं आगे। भाई आप कहते रहें, आपने 2-2.5 वर्षों में, उससे पहले भी जो बयानियां लेके चले हैं कि ये चोर हैं लुटेरे हैं, आप बताएं ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि आपके खुद 16 MNAs ने उन चोरों के नामजद करदा यूसुफ गिलानी को वोट दिया है, आपके कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। तो सोचना आपको पड़ेगा, स्ट्रेटजी के अंदर आपको अपनी के बदलाव लाना पड़ेगा, रवैया आपका सियासी आपको तब्दील करना पड़ेगा। अपोजिशन तो बड़ी ठीक क्या है। आपने जिक्र किया सर, और उस फेमस इस्लामाबाद नशिस्त का भी आपने जिक्र किया। तो सर अगर हम कानूनी गहराइयों में जाएं, चलें नहीं जाते, शायद बात ज़्यादा तकनीकी हो जाए, लेकिन शराजी साहब, हफीज़ शेख साहब को आइन के तहत, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, आइन के तहत एक मुशीर को भी या किसी भी आदमी को आप वफाकी वज़ीर कुछ माह तक तकर्रुर कर सकते हैं, जो कि फिर हफीज़ शेख साहब के साथ उन्होंने किया। आपको याद होगा कि शायद खकान अब्बासी साहब के दौर में मिफ्ता इस्माइल साहब को भी फुल फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था और फिर उन्हीं दिनों में उन्होंने बजट भी अनाउंस की थी पार्लियामान में। लेकिन अब सर क्योंकि हफीज़ शेख साहब को आप पहले फुल फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर तकर्रुर कर चुके हैं, यानी वो वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, अब वो ये नशिस्त खो बैठे हैं, जिसका मतलब है क्योंकि वो पहले तो मुशीर से डिनोटिफाई हो गए, वज़ीर बन गए, और अब क्योंकि सेनेट की भी बात ख़त्म हो गई, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है शराजी साहब कि आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो काफ़ी हद तक डिसफंक्शनल हो गई, क्योंकि हफीज़ शेख साहब अब अपनी वजारत अब बरकरार तो नहीं रख सकते, उनको एक पॉइंट पे छोड़नी होगी, और साथ में उनको मुशीर रीअपॉइंट किया नहीं गया। अगर मुशीर उनको रीअपॉइंट कर दिया भी जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो इतनी अहम इकोनॉमिक कमेटीज़ की सरबराही नहीं कर सकते और पॉलिसी डायरेक्शंस भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म को एडवाइस कर सकते हैं। तो अब गैर हतमी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इसहाक डार साहब की डी-सीटिंग की बात की जा रही है कि ऑर्डिनेंस ले आएँ, इसहाक डार साहब डी-सीट हो जाएं, वहाँ हफीज़ शेख साहब को ले आएँ पंजाब के ज़रिए, उस पर क्या कहेंगे शराजी साहब? क्या ये बहुत बड़ी ब्रेन वेव है या ये भी शायद कहीं और चली जाए? नहीं, इंटरेस्टिंगली एक तो ये है कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ गैर हतमी सर, ये हुआ है कि मुशीर के
मुशीर के ओहदे पे बरकरार रहेंगे तो उसका मतलब ये है कि फिर वजारत ख़जाना के जो वजीर हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। जाहिर सी बात है, जब एडवाइज़र कोई होता है तो उसका मतलब है कि मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इस इतनी बड़ी वजारत का एक प्राइम मिनिस्टर के जिसने पंजाब के मामलात को भी देखने हैं, जिसने मरकज़ के मामलात को भी देखना है, जिसने बाकी मामलात भी देखने हैं, उसने ख़जाना के मामलात भी अपने हाथ में रखने का फ़ैसला किया है। गो कि अभी तक की इतलात हैं कि वो मुशीर ख़जाना के तौर पर काम करेंगे और वो जो आप कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कमेटीज़ की सदारत है तो फिर वो खुद प्राइम मिनिस्टर को करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल में बेहतर ये होगा कि जो फैसल वाडा के बारे में भी गलत फैसला हुआ कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त गंवा रहे थे तो आपने उनको सेनेट का इलेक्शन लड़वा दिया, लेकिन जो हाई कोर्ट का फैसला आया वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, जिसमें तफसीली फैसले में ये कह दिया गया सद कि उन्होंने गोया के गलत बयानी की, दरोह गोई की, और बेहतर ये है कि अब इलेक्शन कमीशन उनके बारे में फैसला करे। बादी नज़र में ना तो वो रुकन कौमी असम्बली रह सकते हैं और ना वो सेनेट के रुकन बनने की अहलियत रखते हैं। तो मुझे लगता है कि फैसल वाडा के मुतालिक जो फैसला आने वाला है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो लगता ये है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और वो फिर एलिजिबल भी नहीं होंगे सेनेट के इलेक्शन लड़ने के। तो अब सिंध से एक नशिस्त खाली होने जा रही है, मुझे लगता है कि अब उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा खान साहब को। और अब फैसल वाडा को जिस नशिस्त से वो सेनेट में लेके आए थे, बेहतर ये है कि हफीज़ शेख साहब को वहाँ से लेके आएँ और फिर उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर वज़ीर ख़जाना बनाएँ। और ये प्रोसेस जारी सी बात एक टाइम लेगा, लेकिन अगेन बात वही है कि जब आप विद इन ए पार्टी मुशावरत और उससे नहीं चलते और लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेते तो फिर इस तरह की जो एक तरह से एम्बैरसमेंट है वो आपका मुकद्दर बनती है। और इस सारी प्रोसेस के अंदर ऐसा ही हुआ है। इससे पहले हमने 2018 के इलेक्शन में भी असद आपको याद होगा कि अगर किसी पार्टी के रहनुमा के घर के सामने मुजाहरे हुए हैं तो बनी गाले में हुए हैं, लोगों ने धरने दिए हैं। और वजह क्या थी कि उन्होंने कहा कि हमारे सूबों में जो हकदार लोग थे, जो रियल जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनके बजाय किसी और लोगों को टिकट दिए गए। तो खान साहब को तो माजी से सबक सीखना चाहिए था, आपको मुशावरत में जाना चाहिए। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सूबे के लेवल पे, डिवीज़न के लेवल पे पार्टी के सदूर बना के रखे हैं, उनको सुने और उसके बाद आप फैसला करें कि किस शख्स को कहाँ से इलेक्शन लड़ाना है और किस शख्स को टिकट देना चाहिए पार्टी का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। सर, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात हुए और उसमें अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो भी सामने आई, मैं उस पर आना चाहूँगा और उससे जोड़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कल की तकरीर की काफ़ी देर तक एक टॉपिक रहा और फिर उन्होंने आज भी उस पर टच किया है अपने कॉन्फिडेंस के वोट के बाद। सर, जब गिलानी साहब बात करते हैं, पहली वीडियो पे बहुत ज़्यादा बात हुई कि जी वोट ज़ाया हो गया, इस तरह ज़ाया करें, लेकिन अगली वीडियो में शराजी साहब सबसे तशवीशनाक बातें, पहले उन्होंने कहा कि जी 5 करोड़ हैं तो आप उसको 10 करोड़ कर लें, तरक्याती फंड्स में देख लें, मुत्तहदा कौंट का जो गोइंग रेट है वो शायद ज़्यादा हो, यानी इस तरह की बातें शराजी साहब। उससे तो वज़ीर आज़म की बात बिल्कुल क्लियर हो रही थी कि ना सिर्फ पैसे का इसी तरह इस्तेमाल होता है लेकिन नशिस्तों को भी ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है। उस पर सर क्या कहेंगे? और इसमें जो ECP का फ़िलहाल रोल है, मुबशर जैदी साहब ने अच्छी बात की आज के कल के ट्रांसमिशन में कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहैसियत खुद मुख्तार अदारा, और उन्होंने ठीक जवाब दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। बहरहाल उनको अली हैदर गिलानी साहब के केस में ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। आप क्या राय रखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल में वो प्रोएक्टिव हुए भी हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब ये वीडियो सामने थी उसी दिन ही इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस भी लिया था और 11 तारीख को इसके ऊपर हियरिंग भी शुरू होने जा रही है। तो हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में लाताल्लुकी दिखाई है, तसाहुल से काम लिया है, लेकिन यहाँ तक काफ़ी नहीं है। एक तो जो PTI इस सारे मामले पे वाविला मचा रही है, मेरा ख्याल में फिर आप तस्वीर को मुकम्मल तौर पे देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर जब सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद आई थी और वो बजाय कामयाब होने के अददी अक्सरियत होने के बावजूद नाकाम हो गई थी, तो क्या खान साहब उस वक्त भी इस तरह की गुफ्तगू करते तो क्या ही अच्छा होता। हमें बड़ा बेहतर लगता कि आज जो खान साहब बयानिया लेके चल रहे हैं, माजी में भी इनका इसी तरह का बयानिया था, तो वो तो नहीं हो सका। तो मेरा ख्याल में खान साहब को ये भी सोचना चाहिए कि अगर कल की बुराई को बुराई नहीं कहेंगे तो आज की बुराई को भी बुराई कहना आपका
हक नहीं बनता। रह गया मामला ये कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस मामले को देखना चाहिए। अगरचे अपोजिशन आज बगले बजा रही है और कह रही है कि बड़ा कमाल कर दिया हमने, चारों शाने चित कर दिया हमने इमरान खान साहब को, नेशनल असम्बली में उनका कैंडिडेट हमने हरा दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। लेकिन देखा जाए तो ये किसी सूरत भी जमहूरी माशरे के अंदर इस बात को हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि आप किसी की वफादारी टिकटों के बदले ख़रीदें या नोटों के बदले ख़रीदें। तो अपोजिशन को भी इस किस्म के कल्चर को ना तो प्रमोट करना चाहिए और ना इसको इस्तेमाल करके अपनी फतवाहात के झंडे गाड़ने चाहिए। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सारे मामले पर इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। मेरा ख्याल में इस मामले को बड़ी बारीक बीनी से देखना चाहिए। लेकिन खान साहब ने भी जो फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच दी है और उसमें वो इलेक्शन कमीशन को ये मशवरा दे रहे हैं कि मुल्क की एजेंसियों से आप एक इन कैमरा आप सीक्रेट एक ब्रीफिंग लें। क्यों सीक्रेट लें? मैं कहता हूं कि उन एजेंसीज के लोगों को आप पार्लियामान के अंदर बुलाएं। खान साहब आप क्यों उन लोगों के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं कि जो इतनी डर्टी गेम में पड़े हैं, जो इतना गंदा काम करने वाले लोग हैं, उनको सबके सामने लेके आए। वो आपके अपने लोग भी हैं। माजी में भी तो आपने 20 लोगों को एक्सपोज किया था या पार्टी से निकाला था। आज आप क्यों मशवरा दे रहे हैं कि आपको सीक्रेट ब्रीफिंग लेनी चाहिए? आपको चाहिए कि उन लोगों को आप पार्लियामान में बुलाएं, इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर को भी आप पार्लियामान में बुलाएं और वहां बैठ के सामने ब्रीफिंग दें कि किसने किसको कितने वोट दिए, नोट दिए और किसने कैसे बेचे अपने वोट। तो मेरा ख्याल है ये काम करेंगे तो आप इलेक्शन कमीशन को भी फैसिलिटेट करेंगे और उनको भी हौसला मिलेगा कि वो एविडेंस कि शायद जिनके पास कोई टूल नहीं है उनको ढूंढने का, वो काम आप करके दें। और बात फिर पूरी भी करें कि अगर आप इदारों को और अदालतों को ये कहते हैं कि आप साल से लेके बैठे हैं और मामलात के फैसले नहीं होते, तो फिर उनको साथ में ये भी कहें कि मेरे खिलाफ भी जो केसेस पड़े वो फॉरेन फंडिंग के हों या कोई और हों, सब केसों का मुनासिब वक्त के ऊपर फैसला होना चाहिए ताकि ये एक मैसेज आए कि सबके लिए कानून एक भी और बराबर। इस तमाम प्रोसेस का जो शायद एक ही टेक अवे था शराजी साहब, वो ये था कि अभी भी हुकूमत वक्त की सेनेट में अक्सरियत नहीं है और हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत बरकरार है। और आपको याद होगा कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने ये तनकीद रखी गई थी और कहा था कि जी आपकी जो सारी ही कानून साजी है वो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए होती है, तो वज़ीर आज़म और ये उनकी साफ गोई है, उन्होंने कहा कि हमारी सेनेट में अक्सरियत नहीं है। यानी कि जब तक सेनेट में अक्सरियत नहीं होगी तो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए काम चलाया जाएगा। तो सर सेनेट के इंतखाबात हो गए, इसके बाद जो बड़ा इंतखाब है वो तो 2023 में देखने को मिलेगा और वो तो तमाम नशिस्तों के लिए होगा और वो हमारा जनरल इंतखाब होगा। तो सर अगले 2.5 साल क्या कुछ होने को जाएगा शराजी साहब? अगर हुकूमत वक्त इसी तरह जाराना रहेगी, अगर हिज़्ब इख्तिलाफ इसी तरह बॉयकॉट करती रहेगी, अगर इतना ही माहौल पोलराइज्ड होगा, तो जब बड़ी कानून साजी की ज़रूरत होगी और ज़रूरत है, जब आइन में तरमीम लानी होगी, जब इतने बड़े बड़े इस्लाहात करने होंगे जो कि आपके मंशूर का हिस्सा हैं और हमारे ऑपोजिशन सियासी जमातों का भी हिस्सा है, तो वो किस तरह होगी और कैसे होगी? मेरा ख्याल में असद ये जो ऐवान वाला में अक्सरियत हासिल करने की तगोदो थी और उसके लिए सीक्रेट बैलेट के बजाय ओपन बैलेट की बात बार बार की जा रही थी, मेरे ख्याल में उसके पीछे जो सोच का फरमा थी वो यही थी कि वहाँ उस ऐवान में भी हमें अक्सरियत हासिल हो जाए। ऐवान ज़ीरी में भी हमें सादा अक्सरियत हासिल है। तो बुनियादी तौर पे आप मैसेज ये दे रहे थे कि हम जो अपोजिशन फोर्सेज है उनको अंगेज करना नहीं चाहते, हम उनको कोई हैसियत देना ही नहीं चाहते, हम उनके बगैर ही निज़ाम हुकूमत और अमूर हुकूमत चलाना चाहते हैं। तो पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कैसा मुमकिन है कि आप अपोजिशन को इग्नोर करके या उनको बिल्कुल भी आप साइडलाइन करके तो मामलात को आगे बढ़ाएं? नहीं हो सकता। मेरा ख्याल में शुरुआत में आपको एक ऑलिव ब्रांच उन्होंने ऑफ़र की थी और लग ये रहा था कि अपोजिशन ने आपके 5 साल के मैंडेट को जैसे तैसे भी तस्लीम कर लिया और आपको वक्त देना चाहते हैं, बट आप उनके ख़िलाफ़ इस तरह सफ़ा राह हो गए और आपकी सोच ये है कि आप उनकी हैसियत को तस्लीम नहीं करना चाहते और उनके बगैर अब आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई मेरे, अभी तक इस मुल्क के अंदर 1 पार्टी रूल नहीं आया, जब आ जाए तो तब कर लीजिएगा, लेकिन अभी तक अपोजिशन ऐवान के अंदर मौजूद भी है, उनके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और उनकी हैसियत भी, उनको तस्लीम करें, उनको अंगेज करें और आगे बढ़ें। और अगर आप इसी तरह बढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर एक शदीद कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल क्राइसिस आपका मुंतज़िर है, जिसको मैनेज करने की अहलियत मुझे नहीं लगता कि PTI के अंदर है। आपने देखा है
कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का इससे पहले धरना था, उस धरने को डिफ्यूज़ करने के लिए बिलाखिर परवेज़ इलाही साहब को और चौधरी शुजात हुसैन को मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाना पड़ा और तब जाके वापस घर गए, वरना पीटीआई के लोग तो अहलियत रखते नहीं थे। उससे पहले कितने अदवार हुए थे, आपको याद होगा, परवेज़ खटक साहब गए थे लेकिन वो नाकाम लौटे थे। तो आपको कुछ माजी के तजर्बात से सीखना चाहिए, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए अपने पॉलिटिकल बिहेवियर को सेट करना चाहिए। आपको पता है कि आप नातजर्बाकार हैं, आप पार्लियामान के अंदर इतने मजबूत नहीं हैं और आपकी सोच ये है कि आप अपोजिशन को कोई हैसियत ही नहीं देना चाहते। तो माजरत के साथ मामला ऐसे हासिल बिल्कुल ठीक सर, और मेरे ख्याल से इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर के मुतालिक। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक बैनुल-अक़वामी अदारा है, उस पर पाकिस्तान का कुछ नुकात पर शदीद इख्तिलाफ है हिंदुस्तान के रवैये के मुतालिक। और वो क्यों? कुछ देर से हिंदुस्तान बार बार ये बात कर रही है कि हम मुश्तरका डिक्लेरेशंस में हिस्सा नहीं लेंगे, चाहे वो मुश्तरका डिक्लेरेशंस रीजनल कोऑपरेशन से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो दहशतगर्दी की मज़म्मत से ताल्लुक़ रखते हों। और साथ में जो एक अलाइनमेंट हो रही है हिंदुस्तान की और मगरब की, और मगरब में ख़ुसूसी तौर पे अमेरिका की, उसमें हालांकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका का फ़िलहाल सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस है, उस किरदार को भी हिंदुस्तान कोशिश कर रही है वसी से वसी किया जाए। जनाब शराजी साहब, इन तमाम अमूर पर क्या राय रखते हैं? अच्छा असद, हिंदुस्तान की इस इलाके का चौधरी बनने की ख्वाहिश तो बहुत पुरानी है, आपको भी इस बात का इल्म है। और यही वजह है कि अब ये जो मोदी सरकार है, इसके बाद उसके अंदर एक बड़ी एग्रेसिवनेस हमें देखने को मिली है। कश्मीर में भी आपने देखा जो 5 अगस्त का जो मामला है कि किस तरह इस पूरे इस कश्मीर को गस्ब किया गया और वहाँ पे फिर कर्फ्यू नाफिज किया गया। लोगों की ज़िंदगी आज भी वहाँ पे अजीरन है और दुनिया उसके ऊपर अब वाविला मचा रही है, लेकिन हिंदुस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ में देखा गया है कि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ भी एक उनकी अप्रोच इसी तरह की है कि उनको वो इलाके का चौधरी तस्लीम करें। बिलखसूस जो छोटे ममालिक हैं, नेपाल हो गया, आपने देखा कि उनके साथ सरहदी मामलात के ऊपर किस तरह एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ मोदी सरकार चली। फिर श्रीलंका के मामले पे देखें आप, तो वहाँ पे तामिल्स को सपोर्ट किया जा रहा है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। कोई नहीं बनती, किसी मुल्क का इंटरनल मामला हो, गोया कि कश्मीर के ऊपर कोई बात करे तो आपको लगता है कि आपका इंटरनल मामला है, अगरचे एक डिस्प्यूट है जिसको यूएन एक डिस्प्यूट के तौर पर तस्लीम करती है, बट आप किसी को ये इजाज़त नहीं देते कि कश्मीर के ऊपर गुफ्तगू करे। बट आप श्रीलंका के अंदर तामिल्स के मामले के लेके तो आप वहाँ की हुकूमत को डिक्टेट कराना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या वहाँ पे अगर कोई चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आती है तो कोई वजूहात ना हो, कोई बेसिस ना हो, बट आप उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। या फिर जिस तरह के आपने फोरम्स का जिक्र किया, शंघाई ताउन तंजीम, गोया कि इकनॉमिक फोरम है, इसके ऊपर बायलैटरल इशूज़ को आप लेके नहीं आ सकते, लेकिन इनके इजलासों में भी आप बैठ के पाकिस्तान के साथ मामलात को डिस्कस करें। या ब्रिक्स का मामला था, वहाँ पे भी अगर आप पाकिस्तान के इशूज़ को लेके बैठ जाएं, और यही वजह है कि माजी में हमने देखा है कि वहाँ पे रशिया जैसा मुल्क के जिसके बड़े एक अच्छे ताल्लुकात माजी में हिंदुस्तान के साथ रहे हैं, वहाँ से भी एतराज़ात उठे हैं। और पहली बार हमने देखा है कि जो 2020 का इनका सरबराइज समिट होना था, रूस ने उसको कैंसिल किया कि वो हिंदुस्तान की क़यादत के साथ बैठना नहीं चाहते, क्योंकि इस फोरम को उनके ख्याल में हिंदुस्तान सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है कि जो प्योरली अगेन एक इकनॉमिक फोरम है जिसके ऊपर आप माशियात की बात तो कर सकते हैं बट बायलैटरल डिस्प्यूट को नहीं ला सकते। और ख़ुद अब तो हिंदुस्तान के अंदर से बड़ी वाशेज़ उठ रही हैं, कांग्रेस बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बना रही है इस हुकूमत को कि जिस पॉलिसी के साथ मोदी सरकार चल रही है रीजन के अंदर, बजाय ये कि जिन ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर थे, अब वो छोटे ममालिक भी हिंदुस्तान को शक की निगाह से और नफरत की निगाह से देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो अप्रोच चल रही है, खुद लगता है कि हिंदुस्तान के लिए अपने लिए नुकसानदेह है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे एक इंतहा पसंद हुकूमत है जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ना वहाँ पे अक़लियतों की बात को सुना जा रहा है, ना वहाँ पे किसानों की बात को सुना जा रहा है, ना वहाँ पे अपोजिशन की बात को सुना जा रहा है। तो वहाँ पे जो माहौल चल रहा है बड़ा ही ख़तरनाक है।
अगरचे हमने देखा है कि कश्मीर को लेके दुनिया ने अपनी ख़तरे की घंटियां ज़रूर बजाई हैं, लेकिन अब इससे कुछ आगे बढ़ के मोदी सरकार को चेक करना पड़ेगा, वरना जो उनके डिज़ाइंस हैं वो तो रीजन के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं जनाब। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जब आप इस तरह के फोरम्स को भी पोलिटिसाइज करते हैं तो उसका जो असर है वो भी वाजे होता है। रूस के सरगर्म लावरोव भी ये बात कर चुके हैं और रूस बतौर एक रियासत भी ये बात कर चुकी है कि इस तरह के फोरा को आप पोलिटिसाइज ना करें। लेकिन वही जो आपने बात की शराजी साहब कि अब मकबूजा कश्मीर का इशू दुनिया भर में ना सिर्फ वाज़ेह हो रहा है, लेकिन जो एक बुनियादी हक है कश्मीरी अवाम का, हक खुद इरादियत का, वो भी अब बेतहाशा नुमायाँ हो गया है। पाकिस्तान को हर हाल में इस बयानिए को बढ़ाना है, ये समझते हुए और सोचते हुए कि जो कश्मीरी है वो इस बयानिए का मरकज़ है, ना तो पाकिस्तान के कोई बड़े ख़ित्ते में इंटरेस्ट और ना तो किसी और कुव्वत के। इसी नुक्ते पर उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफ़िज़।